फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार ये पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। CGL 2022 का सर्कल एलोकेशन का तो अभी डेट है, लास्ट डेट 5 अगस्त तक है। तो उसमें कुछ इशू जो आ रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर सर्कल एलोकेशन के बाद डिवीज़न एलोकेशन कब आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर जब डिवीज़न एलोकेशन हो जाएगा तो फिर आपका जो DV का कॉल लेटर आएगा कहाँ आएगा, या DV का कॉल लेटर ही ज्वाइनिंग लेटर होता है क्या, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर अभी जो एक नोटिस वायरल हो रहा है, तो वो अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं दिखा नहीं मेरे को, फिर भी उसमें जो है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और साथ में ट्रांसफ़र का जो पॉलिसी है, लास्ट में उसका एक ओवरव्यू देंगे कि आपका ट्रांसफ़र कैसे होने वाला है, तो वो सब बातें करेंगे। तो जो भी नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आपका सर्कल एलोकेशन हो गया, तो मान लो सर्कल मिल गया। सर्कल मिलने के बाद आपका क्या होगा कि आपका डिवीज़न अलॉट होगा। तो जिस समय डिवीज़न, जैसे सर्कल का लिंक आया था वैसे ही डिवीज़न का भी लिंक आएगा। डिवीज़न लिंक हो जाएगा और आपको फिल करने के लिए बोलेगा कि आपको क्या चाहिए, PSS CORO। वो डिवीज़न एलोकेशन में सब कुछ करना होता है। तो उसको करने के बाद फिर जो आपके मेल, फिर कुछ दिन के बाद आपको एक मेल आएगा, ठीक। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर रहता है, ना कि आपका ज्वाइनिंग लेटर रहता है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर आएगा उसी में लिखा रहेगा कि आपको कौन सा डिवीज़न मिला है और फिर आपको कौन सा कैडर मिला है, मतलब PAPO मिला है या फिर CORO मिला है, वो सब उसी में लिखा रहता है। साथ में वो मेडिकल आपके घर से ही करवा के लाना है, तो उसमें ये लिखा रहता है। या फिर मेडिकल वहाँ होगा तो वो भी उसमें आपको बताएगा कि मेडिकल कहाँ होने वाला है। जैसे तमिलनाडु के कुछ सर्किल में घर से ही बोला जा रहा है मेडिकल करवा के लाने के लिए CHSL 2021 वालों को। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है तो बोले आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल करवा के लाओ। या फिर आपका जो डिवीज़न अलॉट होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल बताएगा कि उस हॉस्पिटल से आप मेडिकल करवा के लाओ। ऐसा भी होता है, हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। तो मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और मेडिकल भी हो गया। उसके बाद आपको 1 वीक के अंदर या उसी टाइम आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, या 1 वीक रुकने के लिए बोलता है कि 1 वीक के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या इशू है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आता है, उसी टाइम आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट देगा और आपको बोलेगा उसमें साइन करवा के लाने के लिए आप गेजेटेड ऑफिसर से, तो आप साइन करवा के लेके जाओगे। पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन जब आप ज्वाइन कर जाओगे तो वो आपसे एक आपका जो अभी रह रहे हो जहाँ, वहाँ से परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछेगा। फिर आपको जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए आपकी डिवीज़न से लेटर जाएगा। तो नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। पुलिस भी आपके ऊपर सिर्फ क्राइम का मतलब FIR या कुछ बड़ा क्रिमिनल केस ना हो, अगर वैसा रहता है तो फिर पुलिस ऑफिस को बताता है, फिर आपके नौकरी होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी जो एक नोटिस वायरल हो रहा है तो उसमें क्या क्या है, देखो उसमें नॉर्मल सा जो चीज़ है वो मैं ओवरव्यू आपको कराना चाह रहा हूँ। उसमें ऐसा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें फादर नेम, मदर नेम जो भी है, जो आपने फॉर्म फिल करने टाइम जो फिल किया है वो वही होना चाहिए। आपका नेम तो सही होना चाहिए, और बाकी मदर फादर का नेम में वो बोला है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ इशू है तो आप जो अथॉरिटी है जो आपका चेक करेगा वो उसका ऑथेंटिकेशन का पता लगाएगा कि ये सही है या नहीं है। और आप एफिडेविट करवा के, माइनर कुछ मिस्टेक है तो वो बोल रहा है कि आप एफिडेविट करवा के वो आप रियल हो या फेक हो वो आप बता सकते हो। इसलिए अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपके मदर नेम या किसी के नेम में थोड़ा बहुत ये इशू है तो एफिडेविट अभी करवा लो, बाद में ऐसा नहीं कि फिर कुछ आएगा तो जल्दी से करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ में आपको लेट हो जाए। इसलिए एफिडेविट करवा के रखो पहले से ही। दूसरा बात ये उनका कहना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से चेक किया जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ आप गलती डाले होगे तो आपका मतलब कब जब फॉर्म फिल करने में अगर गलती डाले होगे तो आपको आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड, जो OBC SC ST कैंडिडेट है उसके लिए लिखा गया है कि आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करवाया जाएगा अगर आप OBC का लाभ ले रहे हो। या खास करके लिए OBC के लिए एक पारा अलग से है कि उसको बोल रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें नॉन क्रीमी लेयर
ज़रूर लिखा रहना चाहिए। और आप जो भी सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ही होना चाहिए, स्टेट के फॉर्मेट में नहीं चलेगा। अगर स्टेट का फॉर्मेट आता है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वहाँ देना पड़ेगा। तो फिर क्योंकि वो तो क्रूशियल डेट से अलग हो जाएगा, तो वो उनका कहना है कि अगर क्रूशियल डेट से अलग हो जाता है तो वो एक 2015 का कुछ रेफरेंस दिए हैं, 2015 का रेफरेंस लेके वो जो अथॉरिटी है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उस बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। EWS कैंडिडेट का जो EWS कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए लिखा गया है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट 21-22 का होना चाहिए, जो कि 22-23 के लिए वैलिड है, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है उसमें। तो जिनके पास ऐसा सर्टिफिकेट है उनको कोई भी इशू नहीं है, वो आप नॉर्मल रहो। हाँ, आपका जो आपने जो थंब इम्प्रेशन दिया है या फिर आपने जो फ़ोटो लगाया है या फिर आपने जो राइटिंग लिखा है सब आपका मैच किया जाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फॉरेंसिक लैब, मान लो आपका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है तो उसको बोला गया है कि आप फॉरेंसिक लैब में उसको भेज के, मतलब आपका जो थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा उसको भेज के वहाँ से देखा जाए कि वो सही है या कोई आपके जगह बैठ के एग्ज़ाम दिया था, ऐसा भी उसमें लिखा गया है। साथ में ये भी है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं कर पा सक रहे हो तो आपको टाइम दिया जाएगा, या आपके कुछ डॉक्यूमेंट में गलती है तो आपको टाइम दिया जाएगा। 2 से 3 हफ्ता लिखा हुआ है, 2 से 3 हफ्ते तक का टाइम दिया जाएगा, या उससे ज़्यादा भी दिया जाता है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट सही है वो बनवा के लाओ और तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। तो चलो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी हो गया, ज्वाइनिंग से भी रिलेटेड हो गया। अब ट्रांसफ़र, बहुत लोग ऐसा बहुत पूछ रहे थे कि भैया ट्रांसफ़र का क्या पॉलिसी है। देखो, ट्रांसफ़र का जो भी पॉलिसी है 1 ईयर तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 1 ईयर जैसे आप कंप्लीट करोगे तभी ट्रांसफ़र का जो एप्लीकेशन है वो आप फिल कर सकते हो। उसके बाद फिर प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, जैसे सबसे पहला प्रायोरिटी है कंपनसेट ग्राउंड। कंपनसेट ग्राउंड मतलब क्या होता है, जैसे आपके फादर मदर पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, वो डेथ कर गए तो उसके जगह पे आपका नौकरी हुआ है तो आपको पहले आपका ट्रांसफ़र पहले होगा। उसके बाद PWD कैंडिडेट, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद है इलनेस कैटेगरी। इलनेस कैटेगरी मतलब आपके फादर मदर अगर कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप चीफ मेडिकल ऑफिसर का स्टैम्प पैड पे लिखवा के आप ऑफिस में दोगे तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो पहले हो जाएगा। और उसके बाद प्रायोरिटी दिया जाएगा स्पाउस ग्राउंड को। लास्ट में है जनरल कैंडिडेट मतलब नॉर्मल। तो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र में तो लिस्ट कब निकलती है, हर 3 महीने में लिस्ट निकलती है। जैसे फर्स्ट लिस्ट मार्च में निकलेगी, फिर जून में निकलती है, फिर सितंबर में निकलती है, फिर दिसंबर में निकलती है। साल में 4 बार निकलती है। तो बहुत लोग ऐसा पूछते हैं भाई आपका 4-5 साल जॉब का हो गया, आपका क्यों नहीं ट्रांसफ़र हुआ। तो पहली बात है कि मैंने थोड़ा ट्रांसफ़र का जो फॉर्म था वो लेट से फिल किया। और दूसरा बात ये भी है कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कितना जल्दी ट्रांसफ़र होगा। जैसे आप अगर दिल्ली से हो तो दिल्ली का जो मेरे बाद का 3 साल, मतलब मेरे बाद का 2 से 3 साल बाद वाला लड़का जो भी ज्वाइन किया था वो सब चला गया है, तो दिल्ली में का अच्छा ट्रांसफ़र है। फिर उसके बाद राजस्थान का भी अच्छा ट्रांसफ़र है, फिर बंगाल का अच्छा ट्रांसफ़र है, उत्तराखंड का अच्छा ट्रांसफ़र है। किस स्टेट में ट्रांसफ़र बहुत स्लो है, हरियाणा में बहुत स्लो है, उसके बाद बिहार में बहुत स्लो है। उससे थोड़ा कंपेयर किया जाए तो यूपी में थोड़ा स्लो है। अगर आप यूपी से हो तो आप मान लो कि 3 से 4 साल आपको लगेगा ही लगेगा तो आपके ट्रांसफ़र के लिए। और आप अगर हरियाणा से हो तो उतना ही सोच लो, बिहार से हो तो उतना ही सोच लो कि 4 साल, कम से कम 4 से 5 साल भी जा सकता है आपको ट्रांसफ़र होने के लिए। तो इसलिए मेरा भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन आने वाले 6-7 महीने के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, कि क्योंकि मेरा वेटिंग लिस्ट बहुत कम है तो 5 से 6 महीने में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुछ लोग ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी चाहिए था कि भैया ट्रेनिंग कैसे होता है। तो देखो, जैसे तुम सबसे पहले जैसे तुम ज्वाइन करोगे तो 15 दिन का इन हाउस ट्रेनिंग होगा। इन हाउस ट्रेनिंग मतलब जैसे आपका जो डिफरेंट सेक्शन है सब में जाके 1-1 दिन 2-2 दिन आपको दिखाया जाएगा कि हाँ आपके ऑफिस में ये सेक्शन है, वो आपको पता चले कि आपके ऑफिस में कौन कौन सा सेक्शन है। फिर नॉर्मली आप 15 दिन जैसे कंप्लीट हो जाएगा और डिवीज़न वाला उसी बीच में आपको एक लेटर आएगा कि आपको इस पोस्ट ऑफिस में भेजा जाता है। आप जिस भी पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो आपको पहले बैक ऑफिस का काम दिया जाएगा। काउंटर पे
जो सेंसिटिव पोस्ट है वहाँ पे आपको काम तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक आपका ट्रेनिंग जो 2 महीने का होता है वो ना कंप्लीट हो। पीटीसी ट्रेनिंग होता है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको सेंसिटिव पोस्ट पे नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो ट्रेनिंग जब तक नहीं होता है तो क्या पैसा नहीं मिलता है। भाई जैसे आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग में जा रहे हो तो आपका पेमेंट कट होगा, पेमेंट कट नहीं होता। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका बेसिक पे है उस हिसाब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और सीजीएल 2022 वाले जब तक ज्वाइन करेंगे मेरे हिसाब से 45,600 इन हैंड एक्स सिटी में उसको सैलरी मिलेगा। उससे 3 से 4 हज़ार कम कर लो वाई सिटी में, यानी कि 4,000 से 41,000 के बीच वाई सिटी, उससे 3 से 4 हज़ार कम कर लो, मतलब 37 से 38 हज़ार आपको जेड सिटी में मिलेगा, ठीक है। देखो फिर से बोल रहा हूँ कि आपने जो सर्कल एलोकेशन का फॉर्म फिल किया उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस आप जो भी फिल करोगे वो कम ही आएगा, तो फिर आपको खुद से लगने लगता है कि भाई मेरे से गलती हो गया बाय मिस्टेक, लेकिन वैसा नहीं है। जैसे आप अपना मेट्रिकुलेशन का जो किस बोर्ड से वो भी लिखोगे तो उसमें भी वो है क्या कि कुछ न कुछ थोड़ा वो कट कर दे रहा है, या एड्रेस लिखा उसमें थोड़ा सा कुछ कर दिया तो फिर आपको लगने लगता है कि अरे यार मेरे से ही गलती हो गया, तो वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बेसिस पे आप डब्ल्यूएस कैंडिडेट रजिस्टर मत करना। थोड़ा बहुत कुछ इशू है मतलब एड्रेस में या थोड़ा बहुत, नॉर्मली प्रीफ्रेंस आपका सही होना चाहिए, 10th का जो रोल नंबर आपने फिल किया वो सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये सब सही होना चाहिए, ये गलती नहीं होना चाहिए। और जो आपने फ़ोटो डाला है वो सही, सिग्नेचर जो डाला है वो सही होना चाहिए, ये सब। उसके बाद हाँ, आधार कार्ड या पैन कार्ड, बहुत लोगों का इस बारे में भी इशू है कि आधार कार्ड या पैन कार्ड। तो आधार कार्ड चूज़ कर किए हो तो आधार कार्ड ही डालना होगा, पैन कार्ड चूज़ किए हो तो पैन कार्ड ही डालना होगा। फ्रंट साइज़ की दोनों साइड तो सिर्फ उसको आधार नंबर चाहिए, और जिस साइड में आपका नाम वाम दोनों साइड में नाम लिखा रहता है, इसलिए फ्रंट साइड करो या बैक साइड करो, कोई ये इशू नहीं है, ये सब नॉर्मल सी बात है। देखो बहुत लोग ऐसा है कि बार बार पूछ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ज्वाइन करे या ना करे। देखो एक ही बात दिमाग में सोच लो, अभी आप जिस पोस्ट पे हो या आप कहीं जाना चाहते हो, मतलब और अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो आप एक पेन पेपर लेके आप अपने कॉपी में लिखो, दोनों का मेरिट डिमेरिट लिखो। अगर आप किसी पोस्ट पे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको मतलब उसको चूज़ करे कि इसको चूज़ करे, तो आप एक पेन पेपर लेके कॉपी में मेरिट डिमेरिट लिख लो। हाँ, पोस्टल असिस्टेंट में ये है कि नॉर्मली प्रमोशन नहीं है, 10 साल 20 साल 30 साल में होगा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप देते हो तो 8 साल में, ये 3 साल में अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है जिसमें मतलब आपकी सैलरी में कोई अंतर नहीं होता है। और आपका जो 8 साल में आईपी पोस्ट का है उसके 2 साल के बाद 5400 ग्रेड पे ग्रुप बी का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो इतना ही है। और आप जिस पोस्ट में अभी हो और आपको अगर पोस्टल असिस्टेंट के बारे में और भी कुछ आपका जैसे मान लो आपके स्टेट में होम स्टेट में हुआ है तो आप वहाँ पे आप अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस में पता कर लो जाके कि वहाँ का वर्कलोड कैसा है, कल्चर कैसा है, तो उस बेसिस पे भी आपको थोड़ा आप रिलैक्स फील करोगे कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बात और बोलेंगे कि आपको बहुत ऐसे लोगों का पूछना है कि भैया टाइम मिलेगा कि नहीं पढ़ने के लिए। तो देखो स्टार्टिंग में तुम ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग में आप, क्योंकि हम लोगों को काम करने का आदत रहता नहीं है, तो थोड़ा सा भी कुछ तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गए तो बहुत सारे ऑफिस में ऐसा भी रहता है कि 15 दिन 20 दिन कुछ नहीं करवाता, नॉर्मल सिर्फ देख रहता है, लेकिन बहुत ऑफिस में थोड़ा बहुत वर्क मिल जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत आपको वर्क मिलता है तो उसमें आप अगर परेशान होते हो, ऑफिस में आपको ये लगेगा करे यार हमको पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, तो ऑफिस में 90% चांसेस है कि आपको पढ़ने का टाइम कम ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आमने सामने बैठे रहते हैं और अगर आपको पढ़ते हुए देखेंगे तो उनको लगता है कि अरे यार इसके पास काम नहीं है, तो कुछ काम आपको बोल के दिलवा दिया जाएगा, तो ऐसा होता है। तो फिर आपको ही लगने लगेगा यार ऑफिस में ऐसे पढ़ते हैं तो, लेकिन थोड़ा बहुत तो मोबाइल से आदमी देख ही सकता है कि वर्ड देख सकता है, ये वो देख सकता है, तो उसके बारे में तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, नाइट में जैसा अभी मेरा ड्यूटी है उस हिसाब से तो हम 6 बजे 6:30 बजे ऑफिस से आ जाते हैं, तो 7:30 बजे से पढ़ने बैठे तो फिर पढ़ सकते हैं। फिर सुबह में भी अगर आप 6 6:30 में आप जगते हो तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 9 बजे से 9:30 बजे से हम अपने रूम से निकलते हैं, ऑफिस आराम से टाइम से पहुंच जाते हैं। तो वैसा कुछ भी नहीं है, पढ़ने का टाइम मिलता है, लेकिन कुछ ऑफिस में पता नहीं है, कुछ जैसे जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होगा, 2-3 टेबल को एक टेबल में मर्ज किया होगा, तो वहाँ पे वर्कलोड हो सकता है, लेकिन
मेरे को ऐसा लगता है कि अभी देखो, अभी तुरंत CHSL 2021 से भी लोग ज्वाइन करेंगे और CGL 2022 से भी ज्वाइन करेंगे, तो प्रेशर ऑफ वर्क तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टाफ बहुत बढ़ने वाला है। इतना ज़्यादा वैकेंसी कभी भी फिल नहीं हुआ था। और पोस्टल असिस्टेंट में सिर्फ ऐसे ही नहीं, GDS के थ्रू भी पोस्टल असिस्टेंट बनता है, MTS के थ्रू भी पोस्टल असिस्टेंट बनता है, पोस्टमैन के थ्रू भी बनता है, तो वो सब एग्ज़ाम से भी ज्वाइन किया है बहुत सारे लोग। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि जो वर्कलोड है वो तो कम होगा, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ ज्वाइन होने वाला है। वो आप भी सोच सकते हो कि वर्कलोड कैसा रहेगा। लेकिन वर्कलोड कुछ भी रहे, मेट्रो सिटी में काम है। आप जो भी मेट्रो सिटी में रहोगे वहाँ तो थोड़ा काम रहेगा। और मेरे मेरे हिसाब से ऑफिस में पढ़ना थोड़ा मुश्किल ही है। हाँ, वैसा कुछ बैक ऑफिस में काम मिल जाए जो फिक्स्ड हो, तो आपको पढ़ने के लिए आप अपने PC में जो भी मैथ्स वैथ्स का PDF डाल के आप थोड़ा बहुत तो देख सकते हो, वैसा हो सकता है। तो चलो, वीडियो भी लॉन्ग हो गया है। जो भी नए हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी इशू है तो मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करो, कॉल करो, जो भी है। और नेक्स्ट वीडियो में छुट्टी कितनी मिलती है या नहीं मिलती है, वो सब के बारे में बताएंगे। और कुछ अच्छा टॉपिक सोच के रखेंगे जो कि आपको जानना चाहिए ज्वाइनिंग करने से पहले, उसके बारे में भी बताएंगे। और चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहो और भाई को आगे बढ़ाओ। चलो, थैंक यू।